तो दोस्तों आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन एक बार फिर से स्टार्ट हो रहा है और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 25 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया गया? और इसका सही आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर है 24 अक्टूबर। अच्छा ये बताओ कि यूनाइटेड नेशन डे ये 24 अक्टूबर को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर के दिन ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर को कुल मिला के 4 महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। तो चारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और 2021 में इसकी थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। क्या है थीम? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और इसी के साथ 24 अक्टूबर को एक दिवस और होता है नेशनल फूड डे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको मर्ज मत करना किसके साथ? वर्ल्ड फूड डे के साथ। वर्ल्ड फूड डे ये होता है 16 अक्टूबर को। तो याद रखना है इसको, 24 अक्टूबर नेशनल फूड डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। और इसी के साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी होता है 24 अक्टूबर को ही। ठीक है, और साथ ही साथ वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अच्छा वर्ल्ड पोलियो डे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन साल्क ने खोज करी थी पोलियो के टीके की। तो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। और 2021 में इसकी थीम है वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रोमिस ऑफ पोलियो फ्री वर्ल्ड। ठीक है, तो एक ही प्रश्न में हमने कई सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है और ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन करेंगे क्या आज हम करेंगे नोबेल पुरस्कार 2021 के सभी जितने भी विजेता हैं और किनको किनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं अक्टूबर के महीने में इसकी घोषणा की जाती है, साथ ही साथ 10 दिसंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को यह अवार्ड दिया गया है। ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार मेडिसिन क्षेत्र में किसको दिया गया? डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। फिजिक्स के लिए सुकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को। शांति के लिए मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो को यह पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस को। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नोबेल पुरस्कार 2021, तो इसको मैं कई बार आपको रिपीट करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, तब आपको ये बिना किसी ट्रिक के आसानी से याद हो जाएंगे। बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये इतने जो टेढ़े मेढ़े जो नाम हैं कैसे याद होंगे। इसको मैं आपको याद करवा दूंगा आपकी परीक्षा से पहले। आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स देखिए 6 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है ये आपकी मांग पर यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक एक PDF के रूप में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लेना। और हाल ही में रियलमी मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं। UPSSC PT की परीक्षा में पूछा गया था, अभी हाल ही में GIC की परीक्षा में पूछा गया, लोअर PCS की परीक्षा UPSSC ने करवाई थी उसमें भी प्रश्न बना था, और अब हाल ही में UPPCS 2021 में भी यह प्रश्न आया था। तो रियलमी मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं KL राहुल। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, KL राहुल। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना कि टाटा AIA के ब्रांड एम्बेसडर बने थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 के एकमात्र स्वर्ण विजेता। और रशियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इम्तियाज अली। तो निर्देशक निर्माता इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की
10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों को भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जा रहा है। तो अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार यूज करते हैं तब आप इन फिल्मों को देख सकते हैं। अब आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई कंगना रनौत। मास्टर कार्ड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से हैं और ये विश्व चेस चैंपियन माने जाते हैं। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी। ये मिर्जापुर आई थी ना वेब सीरीज, उसके जो भी करो कालीन भैया। और क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन। तो इतनी बातें आपको याद रखनी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेट नाम से एक स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेट नाम से जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वाशिंगटन US में। और CEO कौन है? सत्य नडेला। अब बात यहाँ पर सत्य नडेला की हो रही है तो याद रखना कि सत्य नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड, इसको CKP अवार्ड कहते हैं, ये अभी हाल ही में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है? तो नूरी नामक स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को जो लाइन अलग करती है उस लाइन का नाम क्या है? आगे मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। और आपको बता दें कि साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। मुद्रा वहाँ पर जो चलती है उसका नाम है साउथ कोरियन वान। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। याद रखना इसको, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? और इसका आंसर हो जाएगा क्या, बताओ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। तो सबसे अधिक जो फसलें जलाई जाती हैं, फसलों की जो अवशेष होते हैं जलाए जाते हैं कहाँ पर? भारत में जलाए जाते हैं और इससे पर्यावरण को अच्छा खासा नुकसान पहुँचता है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और भारत फसलों के अवशेष जलाने से जुड़े उत्सर्जन में सबसे आगे है। जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें यह बात कही गई है। इसके मुताबिक भारत 2015 से 2020 की अवधि के दौरान कुल वैश्विक उत्सर्जन के 13% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। ब्लू स्काई एनालिटिक्स की स्थापना IIT के एक पूर्व छात्र ने की है। स्टार्टअप ने 2020 में फसल अवशेष जलाने से होने वाले उत्सर्जन के 12.2% हिस्से के लिए भारत के जिम्मेदार रहने का जिक्र किया है और ये अमाउंट बहुत बड़ा है। हिटलर एंड इंडिया नामक किताब के लेखक कौन हैं? ये किताब आप परचेज कर सकते हैं और इसको परचेज करना चाहते हैं तब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप अमेज़न से जाकर इस किताब को परचेज कर सकते हैं। और हिटलर एंड इंडिया नामक जो किताब है इसको लिखा है वैभव पुरंदरे ने, वाई वैभव पुरंदरे। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक एक किताब आई थी, इस किताब को लिखा था निरुपमा राव ने। ये सारी किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे कि अमेजिंग अयोध्या नामक जो किताब है ये नीना राय ने लिखा है। अब बात यहाँ पर अयोध्या की हो रही है तो एक बात आपको याद दिला दूँ कि फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। ठीक है, तो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन जो था अब इसे आप अयोध्या कैंट कहेंगे, याद रखना इसको। और गेम चेंजर नामक एक किताब आई थी जिसको लिखा था शाहिद अफरीदी ने। शाहिद अफरीदी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और आवर ओनली होम ये किताब किसने लिखी है? दलाई लामा ने। ठीक है, तो सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं। एक बार दोबारा से याद दिला दूं कि फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया है अयोध्या कैंट। ठीक है, और देखो न्यू क्वाड कहे जाने वाले समूह में भारत ने किन 3 देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में प्रतिभाग किया है? तो देखो फ्रेंड्स, जो क्वाड देश होते थे उसमें कौन कौन से देश हैं? जो पुराना क्वाड है
एक तो उसमें यूएसए है यानी कि अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। लेकिन जो नया क्वाड बना है उसमें यूएसए है, इंडिया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कौन सा देश है, तीसरा देश यूएई है और इसमें इजराइल है, ठीक है। तो ये 4 देश हैं न्यू क्वाड। तो यहाँ पर भारत के साथ अमेरिका, यूएई और इजराइल ने अभी हाल ही में एक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जिसमें भारतीय विदेश मंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया है। भारतीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं, ठीक है। और इस आभासी बैठक में व्यापार पर, समुद्री सुरक्षा पर, वैश्विक स्वास्थ्य पर, परिवहन और प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई है। और दोबारा से याद दिला दूं कि अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजराइल और भारत नए क्वाड के 4 देश हैं, ठीक है। और इसी क्रम में किस भारतीय क्रिकेटर को मैरी लबोन क्रिकेट क्लब, इसको एमसीसी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, एमसीसी की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है और ये आईसीसी के एलीट पैनल मैच रेफरी भी हैं। फिलहाल इसमें से 2 विकल्प सही हैं। कौन कौन से? अगर प्रश्न को देखोगे कि आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रेफरी हैं तो इस आंसर हो जाएगा जवागर श्रीनाथ। लेकिन साथ ही साथ हरभजन सिंह को भी यह जो आजीवन सदस्यता है यह प्रदान की गई है। तो ए और डी दोनों सही हैं। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी सही है, लेकिन विकल्पों में 2 नाम हैं जिनको एमसीसी की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा और भारत के हरभजन सिंह और जवागर श्रीनाथ को मैरीलबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान कर दी गई है। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह और पूर्व तेज गेंदबाज जवागर श्रीनाथ उन 18 क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्हें मैरीलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। लंदन स्थित एमसीसी को क्रिकेट नियमों का संरक्षक माना जाता है। हरभजन और श्रीनाथ का इंटरनेशनल कैरियर साधारण रहा है। हरभजन के नाम पर 103 टेस्ट में 417 विकेट दर्ज हैं और वे खेल के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में तीसरे स्थान पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में उन्होंने मिलाकर 700 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। श्रीनाथ अभी आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रेफरी हैं। वे भारत के महान तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। उन्होंने वनडे में 315 और टेस्ट में 236 विकेट लिए हैं। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इनकी उम्र अभी मात्र 31 वर्ष है और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्हें लगता है कि फिटनेस से जुड़े मसलों के कारण वह ऐसे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। जेम्स पैटिंसन अभी 31 साल के हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 21 टेस्ट और 15 वनडे खेले हैं। हालांकि घरेलू मैच वो खेलते रहेंगे। ये बताओ कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ प्रोजेक्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना। रूल ऑफ लॉ प्रोजेक्ट 2021 में भारत का स्थान है 79, ठीक है, 79। अच्छे हिंदी वाले इसे कभी कभी 89 भी पढ़ते हैं, ये 79 है, ठीक है। और देखो बहुत सारी हिंदी में तो त्रुटियां लोग करते ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 78 के बाद 69 पढ़ते हैं, फिर 70 पे आ जाते हैं। एनीवे हिंदी आप लोग पढ़िए। कहने का मेरा अर्थ यही है कि हिंदी को समझिए, हिंदी को जानिए। आगे जो है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होने वाली हैं। यूपी ट्रिपल एससी में भी हिंदी महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही साथ आरओ और एआरओ में अगर आप चयनित होना चाहते हैं तब तो हिंदी आपके लिए अपरिहार्य है, क्योंकि बिना हिंदी पर ग्रिप के आप आरओ और एआरओ तो बन ही नहीं सकते हैं। मैं यूपीपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ एआरओ की जो परीक्षा होनी है उसमें भी हिंदी आती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और इसका सही जवाब मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन बी है 79वां। तो यहाँ पर जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? डेनमार्क में सबसे ज़्यादा कानून का पालन होता है, यह नंबर 1 पे है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, ठीक है। अब देखो फिनलैंड जो है, अगर फिनलैंड आएगा तो याद रखना कि फिनलैंड विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहला स्थान रखता है, ठीक। क्यों? क्योंकि फिनलैंड जो है यहाँ पर नोकिया याद है, नोकिया कहाँ की कंपनी थी? फिनलैंड की थी। नोकिया मोबाइल कंपनी थी। और इसको अगर ट्रिक से याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि मोबाइल पाके फिनलैंड वाले खुश हो गए थे, तो वो हमेशा खुश रहते हैं। पिछले 2-3 सालों से तो आंकड़ा यही है, फिनलैंड ही टॉप पर रहा है। शांति में आइसलैंड टॉप पर रहता है, ठीक है। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ प्रोजेक्ट 2021 देशों को
0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक किया जाता है। 1 का मतलब होता है कानून का संपूर्ण पालन, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे 26 अक्टूबर की वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।